गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है परमाणु की संरचना, और ये चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री का ही है। हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। देखिएगा चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ के चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो चैप्टर यहां से इंटरलिंक होता हुआ आपको नजर आने वाला है। इसलिए हमने पहले चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए थे। अगर उन न्यूमेरिकल्स में फिर भी आपको दिक्कत आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, या फिर आप डाउट अपनी शेयर कर सकते हैं। हम फिर से उस टॉपिक को, इवन उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे या रिवाइज कर लेंगे टॉपिक में, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम की स्ट्रक्चर। हम बात करें परमाणु की संरचना। देखिएगा जो वर्ड, जो शब्द परमाणु है, या बहुत अच्छे से पता है, परमाणु जो शब्द है वो दिया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात अलग अलग वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में अपने मॉडल प्रस्तुत किए, और उनके माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, परमाणु का जो आंतरिक भाग है वो किस तरह से व्यवस्थित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु के भागों की, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर से हम बात करते हैं परमाणु के भाग। देखिएगा हम एक परमाणु की अगर बात करें, चाहे वो कोई सा परमाणु है, देखिए परमाणु का मतलब हमारी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो तत्व ही अपने आप में परमाणु को समेटे हुए हैं। हम बात करें अगर सोडियम की, सोडियम तत्व है, सोडियम धातु है, लेकिन सोडियम परमाणु भी है, यानी तत्वों में ही परमाणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए परमाणु के दो प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहला है परमाणु का केंद्रीय भाग। सबसे पहला है परमाणु का केंद्रीय भाग, और जिसको हम कहते हैं नाभिक। आप लोग सभी जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 में भी हमने ये डिस्कशन किया था। परमाणु के केंद्रीय भाग को कहा जाता है नाभिक। इसी तरह से हम बात करें अगर परमाणु के दूसरे वाले भाग की, तो परमाणु का दूसरा वाला भाग है उसको हम कहते हैं बाह्य भाग या बाहरी भाग, और इस बाह्य भाग को हम नाम देते हैं कोश या ऊर्जा स्तर। इसको हम कोश भी कह सकते हैं और इसी को अपन ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। तो ये चीज आप फिर से देखिए, एक बात ध्यान रखें आप, दो भाग है परमाणु के। सबसे अंदर वाला आंतरिक जो भाग है उसको नाभिक कहा जा रहा है, जिसमें कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। हालांकि हम पढ़ेंगे भी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं उनमें उन्होंने परमाणुओं में जो नाभिक है और जो मूलभूत कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनकी व्यवस्था को अलग अलग प्रकार से बताया है। लेकिन जो सबसे सफल मॉडल रहा हम उसकी बात भी करेंगे। नाभिक है केंद्रीय भाग, और बाहरी भाग को हमने कहा कोश। अब हम बात करते हैं सबसे पहला मॉडल जो दिया गया परमाणु की संरचना को बताने के लिए, और वो आता है थॉमसन मॉडल। इसको हम कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिएगा ध्यान से, थॉमसन का परमाणु मॉडल डायग्राम हम यहां बनाएंगे छोटा सा। तो देखिए थॉमसन कहते हैं कि जो परमाणु है वो पूरी तरह से धनावेशित होता है, और इस धनावेशित भाग में ऋणावेशित कण ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिस तरह से तरबूज में बीज रहते हैं, या प्लम नामक जो फ्रूट है, हम कह सकते हैं स्वीट भी आती है, प्लम नामक जो स्वीट है उसमें पुडिंग नामक जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अरेंज रहते हैं ठीक उसी तरह से जैसे तरबूज में बीज व्यवस्थित होते हैं। तो इस मॉडल को एक नाम और भी दिया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। वापस सुनिएगा, थॉमसन कहते हैं कि परमाणु एक धनावेशित भाग है, यानी अधिकांश भाग धनावेशित होता है, और उस धनावेशित भाग में ऋणावेशित कण, ध्यान दीजिए यहां इलेक्ट्रॉन शब्द जैसी कोई बात नहीं की गई थी। जो ऋणावेशित कण है वो ठीक उसी तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज उपस्थित होते हैं। लेकिन इस तथ्य को, मॉडल की इन बातों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इन तथ्यों से ऐसा कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता है
कि नाभिक की व्यवस्था कहाँ होगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होंगे। तो ये जानकारी थॉमसन का परमाणु मॉडल देने में असमर्थ रहा, इसलिए इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इस मॉडल की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जो बिल्कुल सही प्रतीत होती है और वो यहीं से निकल के आती है। थॉमसन कहते हैं कि जितना धनावेश होगा, यानी जितना परमाणु पर धनावेश है उतना ही परमाणु पर ऋणावेश होगा, यानी धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि एक जो परमाणु है वो उदासीन अवस्था में रहता है कब तक, जब तक कि उस पर कोई आवेश नहीं आ जाता। जब तक परमाणु पर कोई आवेश नहीं आ जाता है उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में बने रहते हैं, यानी परमाणु पूरी तरह से उदासीन बना रहता है। ये बात इस मॉडल की बिल्कुल सही मानी गई। तो हम आगे भी देखेंगे कि भले ही मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया हो, लेकिन हर एक मॉडल से एक न एक तथ्य ऐसा निकल के सामने आया जिसको वैज्ञानिक जगत द्वारा स्वीकार किया गया। जैसा कि आप इस मॉडल में देख पा रहे हैं, अधिकांश तथ्यों को सिरे से नकार दिया गया। जो थॉमसन का मॉडल है उसमें अधिकांश तथ्य थे स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन एक तथ्य जिन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है उसकी क्वांटिटी इक्वल रहेगी, समान मात्रा रहेगी। और समान मात्रा इस बात को प्रतिपादित करती है, साबित करती है कि जब तक परमाणु पर आवेश नहीं होगा वो उदासीन बना रहेगा। ये था पहला थॉमसन का मॉडल। इसके बाद अगला जो मॉडल आता है सेकंड मॉडल। सेकंड मॉडल है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इस मॉडल को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां भी हमें देखने को मिलेंगी। देखिएगा, रदरफोर्ड ने क्या किया, गोल्ड फॉइल, एक सोने की पन्नी ली। इस सोने की पन्नी पे सोना, जिसको अपन एयू गोल्ड कहते हैं, सोने की पन्नी पर, सोने की पतली पन्नी है, सोने का जो है एटम लिया गया, परमाणु लिया गया, पतली पन्नी ली गई, उस पर बौछार करवाई गई विशेष प्रकार के कणों की। और ये कण कौन से हैं? इन कणों को अल्फा कण कहा जाता है, यानी अल्फा कणों की यहां बमबारी करवाई गई। तो देखिए किस तरह से यहां अल्फा कणों ने सोने की पन्नी को प्रभावित किया। और इसके बाद एक पर्दा लगा दिया गया। ये पर्दा था ZnS का, ZnS का पर्दा, ZnS, जिसको कि कहा जाता है जिंक सल्फाइड। पर्दा क्यों लगाया गया? ताकि अल्फा कण जब बाहर निकलेंगे तो उनको पर्दे पर प्राप्त करके उनकी चमक से ये देखा जाए कि अल्फा कण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं पूरे के पूरे। तो देखिए इस तरह से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए और पर्दे पर चमक आती। लेकिन एक अद्भुत घटना भी यहां घटित हुई। एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया। कितने अल्फा कणों में से बात हम करने वाले हैं? तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए हैं और यहां चमक उत्पन्न कर रहे हैं। इस वाले भाग में अंधेरा बना रहा, यानी जहां अल्फा कण नहीं पहुंचा वहां अंधेरा बना रहा, जहां अल्फा कण पहुंचे वहां चमक बनी। अब जहां से अल्फा कण वापस निकला, केवल एक ही अल्फा कण वापस निकला है, अल्फा कण जहां से वापस अपने मार्ग पर लौटा है, उसके लिए ये कहा गया कि जो आवेश अल्फा कण पर है वही आवेश इस सोने की पन्नी की केंद्रीय भाग पर है। बाद में इस केंद्रीय भाग को नाम दिया गया नाभिक। और आज ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि नाभिक पर धनावेश होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण भी धनावेशित हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कणों को हम कह सकते हैं धनावेशित हीलियम नाभिक, धनावेशित हीलियम नाभिक इनको अपन कह सकते हैं। यानी अल्फा कणों पर धनावेश है और नाभिक जिसका पता लगा लिया गया धनावेश है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, जिसकी वजह से ये जो एक अल्फा कण था अपने मार्ग पर पुनः लौटा है। कितने अल्फा कण? 12,000 अल्फा कणों की बमबारी सोने की पन्नी पर करवाई गई। केवल एक अल्फा कण वापस लौट आया। और कहां से लौटा? आप देख पा रहे हैं बिल्कुल केंद्रीय भाग, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग है इस सोने की पन्नी का, वहां से एक कण लौटा है। और इस लौटने की घटना ने ही नाभिक की खोज को प्रेरित किया और नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की इस प्रयोग के द्वारा। तो आज हम कहते हैं कि जो रदरफोर्ड है वो नाभिक की खोज करता है और नाभिक पर धनावेश है, क्योंकि ये प्रतिपादित हो गया है कि अल्फा कण
पर धनावेश था, इसलिए नाभिक पर धनावेश होने की वजह से उसने अल्फा कणों को प्रतिकर्षित किया। अब देखिए इसके प्रेक्षण क्या निकले। हमने क्या देखा, जब अल्फा कणों की बौछार करवाई गई तो प्रेक्षण क्या सामने है, क्या देखा गया, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, एक अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आया। ये प्रेक्षण हमने देखा। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकला, प्रेक्षण को हमने देखा, परिणाम क्या निकला। प्रेक्षण कहता है अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, परिणाम क्या कहता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, खोखला है। प्रेक्षण कहता है एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आया, परिणाम क्या कहता है, परमाणु का केंद्रीय भाग सघन है, नाभिक है जिस पर धनावेश उपस्थित है। तो ये हमने प्रेक्षण और परिणाम देखा, ये बातें हमने कर ली हैं इस मॉडल की। लेकिन एक और जो नकारात्मक तथ्य इनके मॉडल का रहा, रदरफोर्ड ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इन्होंने कह दिया था ये बात को कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन एक बात इन्होंने और ऐड की अपने तथ्य के साथ में। इन्होंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाती है। बस इतने कहा इन्होंने। अब इसको वैज्ञानिक जगत ने आगे बढ़ाया कि रदरफोर्ड ने क्या कहा उसका अगर अपन आगे मीन निकालें, आगे मतलब निकालें तो क्या निकलेगा। रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक के चारों तरफ घूमता रहेगा उसकी ऊर्जा कम होती रही। आगे वैज्ञानिकों ने उनके सेंटेंस को बढ़ाया, ये कहा कि अगर उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी तो अंत में वो जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक में चला जाएगा, नाभिक में समा जाएगा और इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो ये एक दोष रहा रदरफोर्ड के मॉडल का, जिसको स्वीकार नहीं किया गया। किया भी कैसे जाता, आज हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको अगला वाला मॉडल बताएगा भाई। तो अगला सर्वमान्य सबसे सफल मॉडल की बात अब हम करने जा रहे हैं। तीसरा अंतिम और सबसे सफल मॉडल जो माना जाता है परमाणु का, वो है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, यही वो मॉडल है जिसने सबसे पहले ये पूरी तरह से प्रूव किया, साबित किया कि जो नाभिक है उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और नाभिक के बाहर विशेष ऊर्जा युक्त ऊर्जा कोष पाए जाते हैं और इन ऊर्जा कोषों का भी नामकरण किया गया। इन ऊर्जा कोषों को कहा गया के कोष, एल कोष, एन कोष, ये जाते हैं जेड तक। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कोष जेड तक जाते हैं। चलिए हमने मान लिया आपकी बात कि के से लेके जेड तक जा रहे हैं, के से जेड तक पूरी अल्फाबेट आ रही है, ए से जे किधर है। तो देखिए साइंस का मतलब है हाउ एंड व्हाई। मैंने कहा तो आपको नहीं मानना है, आपको उस तथ्य को सत्य साबित करना है, चाहे आपको उसके लिए प्रायोगिक प्रमाण ही क्यों ना एकत्रित करना पड़े। यानी तथ्य की सत्यता जांचने के लिए प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का होना जरूरी है। भाई मैंने कहा कि पानी गर्म होता है तो भाप बनती है, आपने बात नहीं मानी तो आप प्रयोग करके देखेंगे कि आपने पानी लिया किसी पात्र में, आपने उसको गर्म किया तो देखा कि पानी एक विशेष तापमान पर भाप में परिवर्तित होना शुरू हो गया। तो ये आपको मिल गया प्रायोगिक प्रमाण और आपने तथ्य को सत्य साबित किया। इसी तरह से हम यहाँ पे कहने वाले हैं कि के से जेड तक तो होते हैं, ए से जे किधर है, ए से जे किधर है, ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगी तो ध्यान से सुनिएगा। ए से जे तक के सेल, हम कह रहे हैं ए से जेड तक तो पूरी अल्फाबेट चल रही है, ए से जे क्यों नहीं लिए, तो सुनिएगा ध्यान से। सेल्स की हम बात करें, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे उसके लिए भी हम सूत्र के साथ बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ए से जे काम में क्यों नहीं ली जा रही। ए से जे तक की जो सेल है उनकी इतनी कम ऊर्जा होती है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी धारण नहीं कर सकते हैं, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी ए से जे तक के कोषों में रह नहीं सकता है। तो जब कोष इलेक्ट्रॉन ही नहीं रख पाएगा तो हम कोष को क्यों रखेंगे नाभिक के बाहर। आपको सुनेगा, ए से जे तक के जो कोष हैं उनमें इतनी कम ऊर्जा होती है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको काम में नहीं लिया जाता है। इसलिए कोष शुरू होते हैं के से और चलते हैं जेड तक। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे जाते हैं, कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है वो भी आप देखें। अब इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए नील्स बोर ने एक सूत्र दिया, उस सूत्र को कहा जाता है 2n²।
यानी 2n² के सूत्र से जो कोष है उनमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला है 2n², जहां n है आपकी प्राकृत संख्या, जो कि आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। n प्राकृत संख्या, और इसकी वैल्यू, इसके मान की बात करें तो इसका मान होता है 1 से इनफाइनाइट, 1 से अनंत तक स्मॉल n की वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं k कोष के लिए। k कोष के लिए n की वैल्यू होती है 1, k कोष के लिए n की वैल्यू है 1, तो 2n² का हम वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या बनेगा 2 × 1 × 1, आपका आंसर आ गया 2, यानी k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं k में 2 फिल कर दिए हमने। l कोष के लिए n की वैल्यू होगी 2, तो 2n² में आप वैल्यू रखेंगे n की 2 × 2 × 2, आपका आंसर आएगा 8, यानी कि l सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे हमने 8 फिल कर दिए हैं, 7 8। इस तरह आगे भी आप वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। तो 2n² का जो फॉर्मूला है वो जो कोष है नाभिक के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके आगे वाले जो तथ्य हैं वो हम कल के वीडियो में बात करें, तो एक बार आप इस चैप्टर के जो टॉपिक हमने अभी कर लिए हैं उनको ध्यान से पढ़ें। अगर आपको डाउट रहे तो आप डाउट मुझे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर से चैप्टर को जहां अपने खत्म किया उससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।